आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम 10th क्लास का जो इतिहास है फ्रेंड्स, उसका जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास, उससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। बाकी जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में जो बचे हुए प्रश्न है उसको देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा वक्त लगेगा, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है चैप्टर का नाम? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि यूरोप है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, मन में प्रश्न उठ रहा है तो यूरोप क्या है, मेरे ख्याल से जानते होंगे कि यूरोप क्या है, एक महादेश है। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि टोटल महादेशों की संख्या कितनी है, तो टोटल महादेशों की संख्या कितनी है? 7 है, जिसमें सबसे बड़ा महादेश है जो आपको एशिया महादेश है और सबसे छोटा महादेश है जो ऑस्ट्रेलिया है। तो इन्हीं 7 महादेशों में एक यूरोप भी क्या है फ्रेंड्स, महादेश है। जिस तरह से एशिया महादेश के अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं, जैसे भारत हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, उसी तरह से यूरोप के अंतर्गत भी बहुत सारे देश आते हैं, जैसे रूस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, तुर्की हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूरोप क्या है, एक महादेश है और इसके अंतर्गत बहुत सारे देश हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कि राष्ट्रवाद यानी यूरोप में राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता हूं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो सामान्य अर्थ में देखा जाए तो राष्ट्रवाद का अर्थ है कि किसी भी देश में रहने वाले या निवास करने वाले लोगों में एकता की भावना का विकास करना। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कोई भी देश है जहां पर सभी जो लोग रह रहे हैं उनमें एक यूनिटी आना चाहिए, एकता आना चाहिए। अर्थात किसी देश में रहने वाले विभिन्न समुदायों के लोगों एकजुट होकर अपने देश या राष्ट्र के निर्माण या विकास के बारे में सोचते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस देश में राष्ट्रवाद का उदय या विकास हुआ है। समझ गए फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसी भी देश में हम कब कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो वहाँ का जो लोग रह रहे हैं उनमें क्या होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, एकता होना चाहिए। और यह एकता किसके लिए होना चाहिए, तो राष्ट्र के निर्माण के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए। तभी हम कह सकते हैं कि उस देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। जब सब्जेक्टिव मैं पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। देखिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब कब से शुरू हुआ फ्रेंड्स, तो कब से, तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी, तभी से माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो पहला प्रश्न आज है आपका है फ्रेंड्स कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। अभी मैंने बताया फ्रेंड्स किस क्रांति के साथ हुई, तो फ्रांस की क्रांति के साथ हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी फ्रेंड्स, ये भी जरूर याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। सवाल नंबर 2 है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि इटली तथा जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि फ्रांस में क्रांति के पहले वहां किस निरंकुश वंश का शासन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निरंकुश मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अत्याचारी, जो जनता पे अत्याचार करे। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि फ्रांस में क्रांति के पहले वहां किस निरंकुश वंश का शासन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश की। ठीक है, किसका, बुर्बो वंश की शासन था। चलिए सवाल नंबर 4 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये सब प्रश्न अभी से याद रखें। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेजनी का संबंध था जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है, कार्बोनरी संगठन का संबंध किससे था, तो मेजनी से था। चलिए सवाल नंबर 5 को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, याद करते चलेगा। 1789 ईस्वी फ्रांस की क्रांति, याद रखिएगा 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो किसके शासन काल में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो लुई 16वां के शासन काल में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये भी जरूर याद रखें। चलिए सवाल नंबर 6 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। कह रहा है कि जर्मन राइन राजसंघ का निर्माण किसने किया था।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। चलिए सवाल नंबर देखिए फ्रेंड्स, ये भी याद रखें कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रांस के वो निवासी था। ये भी याद रखिएगा, नेपोलियन कहाँ का था? तो फ्रांस के था। चलिए सवाल नंबर 7 को देखें कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स कि गैरीबाल्डी है जो पेशे से क्या थी? तो नाविक थे। क्या थे? नाविक था। याद रखिएगा, गैरीबाल्डी जो पेशे से यानी क्या काम करता था वो? तो नाविक था वो गैरीबाल्डी। ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, कंपटीशन वाला एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए अभी से याद रखें कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने ही किया था। जो पेशे से क्या था फ्रेंड्स? अभी मैंने बताया एक नाविक था। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है फ्रेंड्स कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कि एक यहाँ नया शब्द आ रहा है एकीकरण। तो एकीकरण के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको जब सब्जेक्टिव पढ़िएगा तो आपको फायदा होगा। तो कह रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? एकीकरण मतलब है फ्रेंड्स कि जैसे जर्मनी और इटली में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे जो सभी क्या था? बिखरे पड़े हुए थे। उसमें एकजुटता नहीं था, उसमें वहाँ राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ था। तो उसको मतलब एकीकरण यानी कि जो छोटे छोटे राज्य जो अलग अलग है उसको एकजुट करने को ही क्या कहते हैं? एकीकरण करना कहते हैं। तो कह रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? कौन देश चाहता था कि जर्मनी और इटली के लोग हैं जो एकजुट न हो, वहाँ राष्ट्रवाद का उदय न हो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए वो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 है फ्रेंड्स कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया था। किस पद पे? तो प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। सवाल नंबर 11 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1871 में। डेट भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? तो जो जाल्वेरिन थी फ्रेंड्स कैसी संस्था थी? तो यह एक व्यापारियों की संस्था थी। याद रखिएगा, जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? तो यह व्यापारियों की संस्था थी। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 है कि जाल्वेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? ठीक है फ्रेंड्स, जो जाल्वेरिन जो व्यापारियों की एक संस्था थी, इसकी स्थापना किस राज्य ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्सा ने की थी। किसने? पर्सा ने की थी। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ठीक है फ्रेंड्स, यानी ब्लड एवं आयरन की जो पॉलिसी थी, ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 फ्रेंड्स कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो देखिए कार्बोनरी संगठन हुआ था कब? 1810 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए। सवाल नंबर 16 है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? ठीक है फ्रेंड्स, तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में हुई थी। चलिए सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो एड्रियानोपुल की संधि तुर्की एवं रूस के बीच हुई थी।
ठीक है फ्रेंड्स। तुर्की, रूस, ये सब कौन सा महादेश में पड़ता है? तो यूरोप महादेश में पड़ता है। जर्मनी कहाँ पड़ता है? यूरोप महादेश में पड़ता है। इटली कहाँ पड़ता है? यूरोप महादेश में पड़ता है। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? ठीक फ्रेंड्स, तो सेडान के युद्ध किसके बीच में हुआ था फ्रेंड्स? दो देशों के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और पर्सा के बीच में सेडान का युद्ध हुआ था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स नोट्स में कि सेडान का युद्ध हुआ था जो किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? तो देखिए लिखा हुआ है कि 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध सेडान में हुआ था। देखिए सेडान एक जगह का नाम है फ्रेंड्स, वहां युद्ध हुआ था, इसलिए इस युद्ध को नाम क्या पड़ा? सेडान युद्ध पड़ा, इसलिए इसे सेडान का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखें, सेडान का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच में कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। तो हंगरी पर किस देश का आधिपत्य मतलब अधिकार होता है? तो किस देश का हंगरी, ठीक है, हंगरी एक देश है, उस पर पूर्ण रूप से अधिकार था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था, इसलिए 1870 के युद्ध को सेडान युद्ध भी कहा जाता है। तो प्रश्न है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 21 को देखें कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस देश यूरोप वासियों के लिए यानी यूरोप में रहने वाले लोगों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो किस देश का? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यूनान का। कहाँ का? तो यूनान का। सवाल नंबर 22 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की एक संगठन था फ्रेंड्स, इसका स्थापना मेजनी ने किया था। सवाल नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 को देखिए। सवाल नंबर 23 है फ्रेंड्स कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ठीक फ्रेंड्स, बिस्मार्क के बारे में भी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि बिस्मार्क जिन्होंने रक्त एवं लौह नीति अपनाई थी तो वह मुख्य रूप से क्या था? तो एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो एक कूटनीतिज्ञ था। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका भी किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। चलिए हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 25 देखें कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विक्टर इमैनुअल था जो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। चलिए सवाल नंबर 26 को देखें। सवाल नंबर 26 है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? कौन शहीद हुए थे फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड बायरन शहीद हुए थे। कौन? लॉर्ड बायरन। प्रश्न एक बार फिर से देखिए कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो लॉर्ड बायरन है जो शहीद हुए थे। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा क्या थी फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्यार। हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार थी। चलिए सवाल नंबर 28 को देखिए। सवाल नंबर 28 है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1830 की क्रांति का देखिए, फ्रांस में इसके सबसे पहले क्रांति कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1789 ईस्वी में जो लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की क्रांति हुई थी। उसके बाद में फिर क्रांति कब हुई? तो 1830 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई। तो पूछा जा रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 29 को देखें। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 29 क्या है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? एकीकरण के बारे में मैंने बता दिया था फ्रेंड्स कि जैसे कि जर्मनी में बहुत सारे राज्य थे
वहाँ के लोग थे, सभी थे, सब क्या अलग अलग मत के थे, सब अलग थलग पड़े हुए थे, तो सबको एकजुट करना है, क्या कहलाता है? एकीकरण कहलाता है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, सेडान का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? अभी मैंने बता दिया था 1870 ईस्वी में। और किसके किसके बीच में? तो फ्रांस और प्रसा के बीच में। ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो सवाल नंबर 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास से संबंधित ये पहला वीडियो था फ्रेंड्स। इसमें 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, और जो प्रश्न बचा हुआ फ्रेंड्स वो पार्ट 2 में देखेंगे। ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 में जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव बचे हुए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास से, उसको हम देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह से मैं धीरे धीरे फ्रेंड्स आपको पूरा कोर्स कंप्लीट मैं करवा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।